बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास 10th केमिस्ट्री का, जिसमें सबसे पहले हम बात ये डिस्कस करेंगे कि जब भी आपको कोई रिवर्सिबल रिएक्शन दिया जाता है तो हम उसको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपके पास रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, रिवर्सिबल का साइन, और अमोनिया, 2 मोल्स अमोनिया के। इस रिएक्शन को अगर कहा जाता है कि आप इसको फॉरवर्ड और रिवर्स के अंदर ब्रेक कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सबसे पहले इसको फॉरवर्ड रिएक्शन किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें इसके रिएक्टेंट्स जो हैं उनके पहले लिखना पड़ेगा और एरो सिंगल करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बाद में लिखना पड़ेगा। और फिर अगर हम इसको रिवर्स रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो रिवर्स रिएक्शन की फॉर्म में प्रोडक्ट पहले आ जाएगा 2NH3 और एरो सिंगल हो जाएगा और रिएक्टेंट्स बाद में आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो बात यह है कि हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि इसमें सिंगल एरो होता है और जब हम इसको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में लिखेंगे तो एरो सिंगल हो जाता है। और फॉरवर्ड रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो रिएक्टेंट्स पहले आ जाएंगे, प्रोडक्ट बाद में आएगा। और रिवर्स रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट पहले आ जाएगा, रिएक्टेंट्स बाद में आ जाएंगे। तो इस तरह करके हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये टॉपिक है, और इसी को हम अगर एक और एग्जांपल के साथ शो करें तो वो एग्जांपल आपकी पेज नंबर 9 पे बुक में दी हुई है। वो एग्जांपल क्या है, 2NO + O2। ये साइन आपने रिवर्सिबल का करना है। बुक में सिंगल एरो है, आपने डबल एरो कर लेना है, करेक्शन कर लेनी है। 2NO2 ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिवाइड करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग डाल दें और रिएक्टेंट्स पहले लिख लें, 2NO + O2, एरो को सिंगल कर दें, प्रोडक्ट बाद में लिखें। ठीक हो गया। फिर अगर आप इसको रिवर्स रिएक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रिवर्स रिएक्शन की हेडिंग डाल दें और रिवर्स रिएक्शन की हेडिंग डाल के प्रोडक्ट पहले लिख दें। अब आपने प्रोडक्ट पहले लिखना है, ठीक है, एरो सिंगल करना है, रिएक्टेंट्स बाद में लिखने हैं, 2NO + O2। तो इस तरह क्या किया हमने कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को, डबल एरो वाले को, 2 सिंगल एरोज़ में कन्वर्ट कर दिया। एक सिंगल एरो जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाके वो फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाके रिवर्स रिएक्शन को, यानी कि आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो एक फ़र्स्ट टॉपिक तो हमारा इसके मुतालिक है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर शो करके दिखाएं। ठीक हो गया। जो हमारा सेकंड टॉपिक है मेन, वो एक लॉ है और लॉ का टाइटल है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस लॉ को प्रेजेंट किया 1864 में। 1864 ईयर था इस लॉ को प्रेजेंट करने का। और 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गुल्डबर्ग और एक का नाम था वेज। गुल्डबर्ग और वेज ने 1864 में लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो प्रेजेंट किया। मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में ईयर पूछा जा सकता है, साइंटिस्ट के नाम पूछे जा सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, इनको यानी आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब इस लॉ की क्या है, एक स्टेटमेंट है। हर लॉ की स्टेटमेंट होती है, इस लॉ की भी एक स्टेटमेंट है। इस लॉ की स्टेटमेंट के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। अगर इस लॉ की स्टेटमेंट को मैं लिखता हूँ तो वो स्टेटमेंट इस तरह से है कि द रेट एट विच a substance reacts is directly proportional to its active mass। ये स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है। फिर लिखा है एंड द रेट at which the reaction
proceeds is directly proportional to the product of active masses of reactants। यानी इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। मैं स्टेटमेंट के अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट आपको ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है उसका जो रेट है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है किसी भी सब्सटेंस के रिएक्ट करने की, वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक्टिव मास अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर आपके पास एक्टिव मास उस सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है उसका कम है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा। एक्टिव मास बेसिकली क्या चीज़ है? एक्टिव मास वो मिकदार होती है उस सब्सटेंस की जो किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल होती है, जो किसी भी रिएक्शन में, जिसका आप कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का किसी भी रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो मिकदार होती है, टेकिंग प्लेस जो हो रही होती है उस रिएक्टेंट के अंदर, जो उसकी मिकदार इस्तेमाल होती है उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि आपके पास एक रिएक्शन में लिखता हूँ कि लेट्स सपोज के H2 + O2 रिवर्सिबल 2H2O, और यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। तो आप देखें इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं जो इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, और ऑक्सीजन का 1 मोल है जो रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, और जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है उसके 2 मोल्स हैं जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यानी अब इस रिएक्शन को चलाने के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए, ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। अब ये जो मिकदार हाइड्रोजन की इस्तेमाल हो रही है इस रिएक्शन में वो हाइड्रोजन का एक्टिव मास है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक्टिव मास है। यानी ये मिकदार जो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की गिवन है ये इनके एक्टिव मासेज है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यानी अगर इनके ये मिकदार ज़्यादा होती तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता, यानी तेज़ होता, और अगर इनकी ये मिकदार कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं इनकी जो मिकदार इस्तेमाल हो रही है या इनकी मिकदार जो इन्वॉल्व हो रही है इस केमिकल रिएक्शन को चलाने में, इसको हम एक्टिव मास बोलेंगे। ठीक हो गया। तो पहली बात तो ये है कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के जो एक्टिव मासेस होते हैं, मिकदार होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके रेट ऑफ रिएक्शंस पे। ठीक हो गया। सेकंड चीज़ क्या होती है कि जो पार्ट है कि जब ये रिएक्शन चलेगा, जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो बेसिकली ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स ये हैं, और रिवर्स रिएक्शन का रिएक्टेंट ये होगा। प्रोडक्ट जो है वो रिवर्स रिएक्शन के टाइम रिएक्टेंट बन जाएगा। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं या रिवर्स रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं इनके जो एक्टिव मासेस होते हैं वो इनके जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं इनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन का एक्टिव मास और ऑक्सीजन का एक्टिव मास जो होता है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। और अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूं तो ये जो आपके पास वाटर है इसका जो एक्टिव मास है, और अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट होता तो साथ उस दोनों के एक्टिव मासेस का जो प्रोडक्ट होता वो जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो होता। ठीक हो गया। तो ये तो आपके पास एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट था कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास वो मिकदार होती है जो केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट की इस्तेमाल होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है। जो नहीं इन्वॉल्व होती वो एक्टिव मास नहीं है, जो इन्वॉल्व होगी वो एक्टिव मास कहलाएगी उस सब्सटेंस की किसी भी रिएक्शन के अंदर। ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्टिव मास को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी बेसिकली वैल्यू क्या होती है। जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर होता है और ये बेसिकली मिकदार है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की किसी भी रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो एक्टिव मास की जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में अगर एक्टिव मास को इन्वॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है इसकी वैल्यू होती है।
यानी एक्टिव मास इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एंड इट इज़ इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी मैंने वैसे भी मिकदार की बात की है, मोल्स की बात की है कि अगर 2 मोल्स हाइड्रोजन के मिलते हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का मिलता है तो 2 मोल्स वाटर के बनते हैं, और वो उनके एक्टिव मैसेज हैं, तो वही मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्टिव मैसेज जो होंगे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इन्वॉल्व होंगे, तो 2 मोल्स जो हैं वो वाटर के बनेंगे। तो एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्टिव मास की जो बेसिकली एक यूनिट होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो उसको रिप्रेजेंट आप कह सकते हैं किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल जनरल रिएक्शन लेके हम लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रूव करते हैं। एक रिएक्शन हमने लिया जी A+B डबल एरो C+D। अब क्या है देखें, इसमें A और B रिएक्टेंट्स हैं, C और D प्रोडक्ट्स हैं। कैपिटल A एंड B रिएक्टेंट्स के लिए है और कैपिटल C और D प्रोडक्ट्स के लिए है। ठीक है, और ये जो स्मॉल a है ना वो इस A के मोल्स हैं, स्मॉल b इस B के मोल्स हैं, स्मॉल c इस C के मोल्स हैं, और स्मॉल d इस कैपिटल D जो आपके पास प्रोडक्ट है इसके मोल्स हैं। तो कैपिटल A B C D जो है ना ये तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं रिस्पेक्टिवली, और स्मॉल A B C D जो हैं वो इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये वो मिकदार है A की, स्मॉल a कैपिटल A की मिकदार है जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, और स्मॉल b कैपिटल B की मिकदार है जो इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही है, वही जो एक्टिव मास जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में शो होता है। और ये जब मिलेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा C, और उसकी जो मिकदार होगी वो यानी मोल्स होंगे वो स्मॉल c होगा, और कैपिटल D एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा और इसके जो मोल्स फॉर्मेशन होती है वो स्मॉल d है। अब हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के जो स्टेटमेंट है अगर हम उसके मुताबिक इसको लिखना चाहें तो सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। पहले मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूँगा। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी के एक्टिव मैसेस के प्रोडक्ट के। ए का एक्टिव मैस और बी का एक्टिव मैस इसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया, और इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो मोल्स होते हैं ना, ठीक है, ये इनकी पावर बन जाती हैं। मोल्स जो हैं वो इन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की पावर बन जाती हैं, और इनके जो एक्टिव मैसेज होते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो इनके रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए और बी के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड देयर मोल्स जो स्मॉल ए बी हैं वो इनकी पावर्स बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूँ कि मैं अगर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं कांस्टेंट लगाऊंगा उसको मैं के एफ कहूँगा। के एफ जो है ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। आगे उसी तरह मैं इसको ए और बी वैसे ही लिख दूँगा। यानी आपके पास ये एक इक्वेशन जो है वो बन गई है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के हवाले से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू के एफ ए कैप पावर स्मॉल ए बी पावर स्मॉल बी। ठीक है। अब इसी तरह मैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करूँ, उसकी मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्योंकि जब रिएक्शन रिवर्स आएगा तो वो सी और डी के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब मैं लिखूंगा सी मोल्स पावर बन जाएंगी एंड डी इसका मोल इसकी पावर बन गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए और बी के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ए और बी की बात की है। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो सी और डी के एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में मैंने सी और डी की बात की है, क्योंकि जब रिएक्शन रिवर्स आएगा तो सी और डी की इन्वॉल्वमेंट है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो ए और बी की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं वही बात लिखता हूँ कि मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू से रिप्लेस करके कांस्टेंट लिखना चाहूँ तो रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन बनेगा उसमें अगर इज इक्वल टू करूँ तो मुझे कांस्टेंट के आर लिखना पड़ेगा। के आर जो होता है वो रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन होता है, और ये सी और डी के वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई है
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन आपके पास ऊपर बन गई है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है के एफ ए इंटू बी, मोल्स इनकी पावर बन जाएंगी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो के आर सी और डी के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनकी पावर्स जो मोल्स हैं वो पावर बन जाएंगी। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को जब रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी तो आता है ना, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जब रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम पे आएगा तो फिर क्या होगा, हमने लिखना है यहाँ पे कि जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेज जब आएगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेज में देखें क्या होता है। इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट जब आती है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है। कल भी हमने बात की थी, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक आप कह सकते हैं कि बात होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर था, वो बराबर था के एफ ए और बी के एक्टिव मास का प्रोडक्ट और मोल्स इनकी पावर्स थी, ठीक है। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या था, के आर सी और डी के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट और इनके मोल्स इनकी पावर बन जाएंगे, ठीक है। एक आपके पास यानी ये इक्वेशन आ गई। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये था, इसके इक्वल था, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसके इक्वल था। इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू करके दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ कि मैं कॉन्स्टेंट्स को एक ही जगह पे रखता हूँ और कंसनट्रेशंस को यानी एक्टिव मासेस को दूसरी जगह पे ले जाता हूँ। के एफ यहाँ पे पहले मौजूद है, के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पे देखें सी और डी पहले मौजूद है, यहाँ से ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास ये बन गया। अब ये जो के एफ और के आर थे ना, ये तो उससे पहले की बात थी कि आपके पास जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आया था तो ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन था और ये रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन था। क्योंकि जब रेट इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो ये नया कांस्टेंट बनता है के सी। के सी जो होता है वो दोनों कांस्टेंट्स के आप कह सकते हैं कि बराबर होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल हो गया ना, तो के सी। अब क्योंकि रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो इक्विलिब्रियम पे आने की वजह से हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे के सी से, के सी। और के सी जो है वो के एफ और के आर की रेशियोज़ के बराबर होता है, तो ये के सी बन जाएगा। और के सी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपके पास इक्वेशन जो है वो के एफ और के आर के बजाय नया कांस्टेंट हमने के सी लिख दिया, बाकी आपके पास वैसे ही रहेगा इक्वेशन की, यानी जो आपके पास लेफ्ट राइट हैंड साइड होगी उस पर कोई चेंज नहीं आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में इन कांस्टेंट्स को के सी से रिप्लेस कर दिया गया, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। के सी इज़ इक्वल टू सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, और इनकी पावर्स जो मोल्स हैं वो पावर बन गई हैं। और के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है या एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मासेस का जो प्रोडक्ट है, और इनकी जो पावर्स हैं वो इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो उनके मोल्स बन गए, ठीक है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई है ना, इस इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूँ या आपकी बुक में क्या मेंशन, दैट इज़ बेसिकली इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ये कहलाता है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस पूरी इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन डिराइव हुई है ना, के सी इज़ इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए बी, दिस होल इक्वेशन इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अगर मैं सिर्फ के सी की बात करूँगा तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन के सी इज़ इक्वल टू ये सारा का सारा जो एक आपके पास डिराइव हुआ है ये जो इक्वेशन है, इसको मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बोलूँगा। और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में जब भी आप देखो तो प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं, मोल्स पावर बन जाती हैं, और रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो नीचे आते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स हैं, दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं लिखेगा, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है आपस में ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन बन सकती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, क्योंकि ये तो पूरा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है ना, दिस होल इज़ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन।
लेकिन अगर मैं सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूँ, ये जो आपके पास है, तो ये किसके बराबर है? देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये बराबर है आपके पास सी और डी जो प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस थी उनके प्रोडक्ट के बराबर, डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट्स थे, ए और बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, रेज टू की पावर देयर एक्सपोनेंट्स, जो मोल्स थे वो इनकी एक्सपोनेंट्स बन जाती हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन जो है वो बुक पे मेंशन है कि इट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये रेशो है किसकी? प्रोडक्ट की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनके प्रोडक्ट की डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया। रेस टू की पावर द कोफिशिएंट्स, और इनकी जो कोफिशिएंट्स थे जो शुरू में मोल्स थे उनको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से हमने इनकी पावर्स बना ली। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी डेफिनेशन बन जाएगी और ये सारी इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये आपके पास एक फाइनल स्टेज थी कि आपके पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव हो जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन डिराइव होगा तो रिएक्टेंट्स हमेशा डिनोमिनेटर में होंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो न्यूमरेटर में होता है। प्रोडक्ट न्यूमरेटर है, रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर है, और ये आपके पास प्रोडक्ट्स की जो मोल्स होंगे वो उनकी पावर्स बन जाएंगी, रिएक्टेंट्स के जो मोल्स होंगे वो इनकी पावर्स बन जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास ये जो लॉ है ये इसकी फाइनल शेप जो है वो इस फॉर्म में आ जाती है और ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन, और उससे पहले एक रिवर्सिबल रिएक्शन को हम फॉरवर्ड और रिवर्स में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। कोई इतनी मुश्किल बात इसमें नहीं थी, कोशिश मैंने की है कि इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। कल इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके साथ आपके सामने नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई इसमें मज़ीद कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इस टॉपिक में। तो कल तक इंशाल्लाह आपसे मज़ीद यानी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।